नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा झा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। जम्मू कश्मीर के नरवाल इलाके में बम विस्फोट होने की खबर सामने आई है, जिसमें कई लोगों के घायल होने की सूचना मिल रही है। नरवाल के ट्रांसपोर्ट नगर के वार्ड नंबर 7 में 2 धमाके हुए, जिसमें अभी तक 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। वही घटना वाली जगह पर जम्मू के एडीजीपी मुकेश सिंह पहुंचे। घायलों को नजदीकी अस्पताल में ले जाया गया है। पुलिस अधिकारी ने कहा इलाके की घेराबंदी कर दी गई है और अन्य पुलिसकर्मियों के साथ वरिष्ठ पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं। आगे की जांच चल रही है। आपको बता दें, 26 जनवरी से पहले सुरक्षा एजेंसियों ने इस बात को लेकर अलर्ट जारी किया था कि जम्मू में कभी भी कोई बड़ी वारदात हो सकती है। वहीं दूसरी तरफ जम्मू में राहुल गांधी की अगुवाई में भारत जोड़ो यात्रा भी चल रही है। ऐसे में अब राहुल गांधी की सुरक्षा को लेकर भी सवाल खड़े हो गए हैं। तो जम्मू के नरवाल इलाके में 2 ब्लास्ट हुए हैं, जिनमें 6 लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। मौके पर पुलिस बल पहुंचा हुआ है। घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आपको बता दें, 26 जनवरी को लेकर आगामी गणतंत्र दिवस को लेकर सुरक्षा बलों ने जम्मू समेत देश भर में अलर्ट जारी किया गया था। आतंकी गतिविधियों को लेकर आतंकियों द्वारा किसी बड़े हमले की साजिश को अंजाम देने की संभावना जताई जा रही थी। और नरवाल में आज ये 2 बम ब्लास्ट देखने को मिले, जिसमें 6 लोग घायल बताए जा रहे हैं। ऐसे में सुरक्षा एजेंसियां और अलर्ट हो गई हैं। गणतंत्र दिवस को लेकर सुरक्षा बल हर जगह पर तैनात है। हर एक संदिग्ध जगह की जहां पर आतंकी गतिविधियों की आशंका है, वहां पर पुलिस बल तैनात है। बारीकी से नजर रखी जा रही है। आतंकियों की हर एक एक्टिविटी पर नजर रखी जा रही है सुरक्षा बलों द्वारा, और पुलिस पूरी तरीके से चौकन्नी है। और इसी बीच राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा भी जम्मू कश्मीर में चल रही है। ऐसे में उनकी सुरक्षा को लेकर भी बड़े सवाल उठ रहे हैं। उनकी सुरक्षा को लेकर भी सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर है। पुलिस बल मौजूद हैं और विशेष ध्यान राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का रखा जा रहा है, जिससे किसी भी तरह की कोई हिंसक वारदात ना हो सके। सुरक्षा बल पूरे तरीके से मुस्तैद है। तो जम्मू कश्मीर के नरवाल इलाके में बम विस्फोट होने की खबर सामने आई है, जिसमें कई लोगों के घायल होने की सूचना है। नरवाल के ट्रांसपोर्ट नगर वार्ड नंबर 7 में 2 धमाके हुए, जिसमें अभी तक 6 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के लिए हमारे साथ न्यूज रूम से हमारे संवाददाता राहुल शर्मा जुड़ गए हैं। माफ कीजिएगा, शिवम सोनी जुड़ गए हैं। शिवम, जम्मू कश्मीर के नरवाल में ट्रांसपोर्ट नगर वार्ड में एक साथ 2 बम धमाके हुए, जिसमें 6 लोग घायल बताए जा रहे हैं। फिलहाल क्या कुछ हालात है, क्या कुछ अपडेट है? शिवम, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच रही है। मेरी आवाज आ रही है? हाँ, अपनी बात पूरी कीजिए। देखिए पूजा, एक के बाद एक 2 धमाकों से जम्मू पूरा दहला हुआ है। जम्मू में सुरक्षा बलों ने अलर्ट जारी किया था, सुरक्षा एजेंसियों ने अलर्ट जारी किया था, और 26 जनवरी आने वाली है 5 दिन बाद। 26 जनवरी से पहले आतंकी हमले की साजिश रची जा रही थी, उसको कहीं ना कहीं अंजाम दिया गया है। आतंकियों के जो नापाक मंसूबे थे वो हालांकि नस्तानाबूद जरूर हुए। 6 लोगों के घायल होने की खबर है। जम्मू के नरवाल इलाके में एक के बाद एक 2 धमाके हुए। इसको लेकर पहले से अलर्ट जारी किया गया था। सुरक्षा एजेंसियां लगातार अलर्ट जारी कर रही थी और एहतियातन सुरक्षा बलों को वहां पर लगाया गया था कि कोई ना कोई अप्रिय घटना न घटे। लेकिन बावजूद उसके जो आतंकी मंसूबे थे उन्होंने अंजाम दिया और एक के बाद एक 2 ब्लास्ट हुए। देखने वाली बात पूजा ये है कि देखिए, जम्मू कश्मीर में भारत जोड़ो यात्रा पहुंच गई है 19 जनवरी को, और इसको लेकर भी सुरक्षा एजेंसियों ने अलर्ट जारी किया था कि कहीं ना कहीं राहुल गांधी की सुरक्षा को खतरा हो सकता है। सुरक्षा को के खतरा को देखते हुए राहुल गांधी को सलाह दी गई थी, हिदायत दी गई थी कि आप गाड़ी के अंदर रहें, गाड़ी से बाहर ना निकलें, और आप अपनी जो यात्रा है जम्मू कश्मीर के अंदर वो गाड़ी में ही करें। लेकिन बावजूद उसके राहुल गांधी नहीं मान रहे हैं। वो लगातार सड़क पर हैं और लोगों से लगातार मुलाकात कर रहे हैं। मेल मुलाकात का दौर जारी है। जेट प्लस सिक्योरिटी हालांकि दी गई है, और जम्मू कश्मीर में जिस तरह के हालात हैं उनको देखते हुए सुरक्षा में भी इजाफा किया गया है। सतर्कता बरती जा रही है सुरक्षा बलों के द्वारा, सीआरपीएफ के जवानों के द्वारा। लेकिन फिर भी खतरे की आशंका लगातार बनी हुई है, क्योंकि जिस 26 जनवरी की बात कही जा रही है बार बार कि 26 जनवरी से पहले आतंकी अपने नापाक मंसूबों को अंजाम दे सकते हैं,
उसको लेकर ये अलर्ट जारी किया गया था और एक के बाद एक दो धमाके होते हैं जम्मू के अंदर नरवाल इलाके में। पूरा ट्रांसपोर्ट नगर का इलाका है ये, यहाँ पर कबाड़े की गोदाम है पूजा और कबाड़ा आता है। तो ये अनुमान भी लगाया जा रहा है कि हो सकता है कि जो विस्फोटक पदार्थ थे, जो बम थे, जो विस्फोट हुए हैं, ये कबाड़े के द्वारा कहीं ना कहीं लाए गए हों। बिल्कुल शिवम, इन हमलों से आशंका जताई जा रही है कि गणतंत्र दिवस पर आतंकी कोई बड़ी साजिश को अंजाम दे सकते हैं और उसके लिए सुरक्षा बल और ज्यादा अलर्ट हो गया है। किस तरीके के अभी वहां पर हालात है, सुरक्षा बलों को किस तरीके से ज्यादा अलर्ट पर रखा गया है ताकि गणतंत्र दिवस पर कोई बड़ी हिंसक वारदात ना हो पाए इस तरीके की? देखिए पूजा, बड़ी साजिश को नकारा नहीं जा सकता। जाहिर सी बात है कि कोई ना कोई बड़ी साजिश रही होगी, लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि 6 लोग घायल हुए हैं। इसमें किसी की जान गंवाने की फिलहाल खबर नहीं है। शिवम, जो 6 लोग घायल हुए हैं क्या उनमें सुरक्षा कर्मी भी शामिल है? जो 6 लोग घायल बताए जा रहे हैं, क्या उनमें सुरक्षा कर्मी भी शामिल हैं या फिर स्थानीय लोग इस हमले में घायल हुए हैं? देखिए फिलहाल जो इनपुट आया है न्यूज एजेंसी के द्वारा वो ये बताया गया है कि 6 लोग घायल हुए हैं। हो सकता है कि इसमें सुरक्षा बल भी शामिल हो सकते हो सकता है कि इसमें वहां के जो आम नागरिक हैं वो शामिल हों, मजदूर शामिल हों। लेकिन फिलहाल जो अपडेट इंडिया वॉइस को मिला है वो अपने दर्शकों को हम सबसे पहले पहुंचा रहे हैं कि 6 लोगों के घायल होने की सूचना है जो इस बम धमाके में घायल हुए हैं। एक के बाद देखिए 2 धमाके हुए, इसके बाद जो घायल थे उन्हें तत्काल एम्बुलेंस के जरिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। पास के नजदीकी अस्पताल में उनको एडमिट कराया गया जहां उनका इलाज फिलहाल जारी है। डॉक्टर्स की टीम उनकी निगरानी कर रही है और किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना ना घटे उसको मद्देनजर रखते हुए पूछा तमाम सारे सुरक्षा बलों को वहां लगा दिया गया है। सुरक्षा वहां बढ़ा दी गई है, ड्रोन से निगरानी की जा रही है कि आखिरकार इन नापाक साजिश के पीछे कौन है, कौन सा आतंकी संगठन है। हमने देखा है किस तरह से पाकिस्तान में हालात बिगड़ रहे हैं, आटे की किल्लत है, दाल की किल्लत है और पाकिस्तान लगातार पूजा बौखला रहा है और इस बौखलाहट को अंजाम दे रहा है हिंदुस्तान पर। लेकिन भारतीय सेना उसके नापाक मंसूबों को नस्तेनाबूद लगातार करती रहेगी। बिल्कुल शिवम, भारतीय सेना आतंकी साजिशों को नस्तेनाबूद करने में सक्षम है। ऐसे में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा भी जम्मू कश्मीर में जारी है और राहुल गांधी की सुरक्षा पर भी बड़े सवाल उठ रहे हैं। उनकी सुरक्षा पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। क्या उनकी सुरक्षा बढ़ाई गई है राहुल गांधी की? देखिए जम्मू कश्मीर में फिलहाल इस धमाके के बाद, क्योंकि थोड़ी देर पहले धमाका हुआ है, सुरक्षा बढ़ाए जाने के फिलहाल कोई निर्देश नहीं है। लेकिन हो सकता है कि आगामी कुछ घंटों में ये निर्देश दिए जाएं केंद्र सरकार की ओर से, गृह मंत्रालय की ओर से कि राहुल गांधी की सुरक्षा को बढ़ाया जाए, क्योंकि वही गांधी परिवार से ताल्लुक रखते हैं राहुल गांधी। उस गांधी परिवार में राजीव गांधी की हत्या हो चुकी है, उस गांधी परिवार में इंदिरा गांधी की हत्या हो चुकी है और जाहिर तौर पर हमने देखा कि किस तरह से कई बार चाहे दिल्ली की बात हो या फिर पंजाब के होशियारपुर की बात हो, राहुल गांधी की सुरक्षा में किस तरह से चूक हुई। एक शख्स आता है उनसे गले लगने की कोशिश करता है। हालांकि जो सीआरपीएफ के जो जवान हैं, जो जेट प्लस सिक्योरिटी में जो जवान तैनात किए गए हैं, वो उसको दूर करते हैं, कार्यकर्ता उसको दूर करते हैं। राहुल गांधी की सुरक्षा को लेकर पहले से अलर्ट जारी किया गया है जम्मू कश्मीर के अंदर के राहुल गांधी कार के अंदर रहे, लेकिन राहुल गांधी कार के अंदर नहीं है, लगातार बाहर हैं सड़क पर, भारत जोड़ो यात्रा पैदल ही कर रहे हैं। तो इसको देखते हुए सुरक्षा में चूक को लेकर गृह मंत्रालय की ओर से फिलहाल नहीं कहा गया कि सुरक्षा बढ़ाई जाए, लेकिन हो सकता है आगामी कुछ घंटों में, कुछ मिनटों में राहुल गांधी की सुरक्षा में इजाफा किया जाए और राहुल गांधी को कार में रहने की नसीहत दोबारा दी जाए, क्योंकि ये नसीहत पहले भी कई बार दी जा चुकी है। हालांकि जब गृह मंत्रालय को पत्र लिखा गया था राहुल गांधी की सुरक्षा को लेकर, तो सीआरपीएफ ने एक जवाब दाखिल किया गृह मंत्रालय में और ये कहा गया था कि राहुल गांधी खुद अपनी सुरक्षा में 113 बार सेंध लगवा चुके हैं। जानबूझकर राहुल गांधी पब्लिक के बीच जाते, लेकिन राहुल गांधी इस बात को लेकर कुछ इनकार कर चुके हैं। वो कह रहे हैं कि लोग हैं, जनता का समर्थन है, जनता का अपार प्यार है जो उन्हें मिल रहा है, लोग उनसे कनेक्ट होना चाहते हैं, इसलिए लोग उनके पास दौड़े चले आ रहे हैं। शिवम, हमले को लेकर क्या कुछ इनपुट सामने आया है? क्या किसी आतंकी संगठन ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है? क्या ये पता चल पाया है किस आतंकी संगठन ने ये हमला कराया था और क्यों कराया था? इसके बारे में कोई जानकारी हाथ लगी है सुरक्षा बलों को? हो सकता है कि कुछ घंटों में कोई आतंकी संगठन इसका जवाब ले ले या जिम्मेदारी ले ले, लेकिन आमतौर पर पूछा जब होता है, जब किसी हमले में कोई बड़ी हताहत होती है, ज्यादा लोगों की जान जाती है, तो आतंकी संगठन इस तरह के हमलों की जिम्मेदारी खुद लेते हैं, ना चाहते उन्हें लेनी पड़ती है। हो सकता है जैसे मोहम्मद ने कराया हो, लश्कर तैयबा ने कराया हो, आईएसआईएस का इसमें हाथ हो, लेकिन फिलहाल किसी भी चीज से इनकार नहीं किया जा सकता, किसी भी बड़े आतंकी संगठन का इसमें हाथ हो सकता है। जैसा कि मैं पहले बता रहा था कि पाकिस्तान में आटा नहीं है, लोग सड़क पे आ गए हैं, खाने के लिए रोटियां नहीं है, दाल नहीं है,
पैसा नहीं लोगों के पास। तो पाकिस्तान लगातार बौखला गया है। और पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री हैं शहबाज शरीफ, उनका अभी हमने 2 दिन पहले 3 दिन पहले बयान भी देखा था टीवी पर, किस तरह से वो कह रहे थे कि टेबल पर आके प्रधानमंत्री को बात करनी चाहिए। लेकिन फिर वही पाकिस्तान अपने बयान से पूजा पलट जाता है और कहता है कि हम अपने कश्मीर वाले मुद्दे पर कायम हैं। लेकिन इन तमाम सारी चीजों को लेकर पाकिस्तान लगातार बौखलाहट है पूजा पाकिस्तान की। देखिए, आपके पास करने के लिए कुछ होगा नहीं, आपके पास युद्ध लड़ने की क्षमता नहीं है, आप भारत के साथ आप भारत के लेवल में आप खड़े नहीं हैं, तो आप युद्ध कैसे लड़ेंगे? तो जाहिर सी बात है कि आप पीठ में छुरा घोंपने का काम करेंगे। और ये पहली मर्तबा नहीं है, इससे पहले भी जब इतिहास उठा के देख ले जाए पाकिस्तान का, पाकिस्तान ने हमेशा फ्रंट पर आके पाकिस्तान कभी नहीं खेलता भारत के साथ। अगर आपको लड़ाई लड़नी है तो आप फ्रंट पर आके लड़ो, ऐलान जंग करके लड़ाई लड़ो। लेकिन पाकिस्तान की जो मंसूबे हैं वो वही हैं कि वो पीठ के पीछे छुरा घोंपने का काम करते हैं पाकिस्तानी। और यही अंजाम लगातार जो पाकिस्तान के जो आतंकवादी हैं, जो ISIS के या जैश-ए-मोहम्मद के या लश्कर-ए-तैयबा के, वो पीठ में पीछे से छुरा घोंपते हैं। और यही एक वजह है कि भारतीयों की, मासूम लोगों की, बेगुनाह लोगों की हिंदुस्तान के अंदर जान जाती है। पूजा, शिवम, इस हमले के बाद सुरक्षा एजेंसियां किस तरीके से अलर्ट है? आगे क्या कुछ तैयारी रहेगी सुरक्षा बलों की, और कैसे गणतंत्र दिवस के लिए सुरक्षा बल तैयारी कर रहा है जिससे कि कोई भी इस तरीके की आतंकी गतिविधि ना हो? देखिए, किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना ना घटे, किसी प्रकार की कोई सुरक्षा में चूक ना हो, चाहे दिल्ली के राजपथ की बात करें या फिर जम्मू कश्मीर की, क्योंकि जम्मू कश्मीर में अभी हाल ही में धारा 370 को बहाल किया गया है। उसको लेकर पाकिस्तान लगातार बौखला रहा है। लगातार गृह मंत्री हो, रक्षा मंत्री हो राजनाथ सिंह, वो लगातार ये कई बार ऐलान कर चुके हैं कि POK हमारा है और POK को हम अपनी साइड में, हम अपने पक्ष में लेके रहेंगे। तो POK को लेकर जो बयान है उसको लेकर भी पाकिस्तान लगातार बौखला रहा है। लेकिन पाकिस्तान चाह रहा है कि कोई ना कोई बड़ी अप्रिय घटना को अंजाम दिया जाए हिंदुस्तान में। लेकिन जो हमारी सेना है वो डटकर मुकाबला कर रही है। हमारी जो सेना के वीर जवान हैं वो लगातार डटकर मुकाबला कर रहे हैं, सीमा पर खड़े होकर मुकाबला कर रहे हैं, भरी ठंड में मुकाबला कर रहे हैं। और यही इसका एक अंजाम है कि कोई भी आतंकी जो घटना होती है वो बहुत ज्यादा कहर नहीं बरपा पाती हिंदुस्तान में, बहुत ज्यादा क्षति नहीं हो पाती। और इसी के चलते लगातार ड्रोन्स तैनात किए गए हैं। ड्रोन्स निगरानी कर रही हैं हिंदुस्तान और पाकिस्तान बॉर्डर्स पर। ड्रोन्स जो लगातार तैनात किए गए उनके द्वारा निगरानी फिलहाल पूजा की जा रही है। और भारतीय जो सुरक्षा एजेंसियां हैं, चाहे वो रॉ हो, चाहे अन्य सुरक्षा एजेंसियां हो, वो लगातार अलर्ट मोड पर हैं। और पाकिस्तान के हर एक मूवमेंट पर, चाहे पाकिस्तान हो चाहे फिर चाइना हो, हर एक मूवमेंट पर नजर रखी जा रही है कि आखिरकार इनके अंदर क्या खिचड़ी पक रही है, ये आगे क्या करना चाहते हैं, क्या करने वाले हैं। और इसी को लेकर भारत में सुरक्षा के लिहाज से देखिए पूजा, हम सक्षम हैं हथियारों से, हम सक्षम है अपने सेना के वीर जवानों से, हम सक्षम है मिलिट्री टैंक से, हम सक्षम है परमाणु हथियारों से। हर आतंकी गतिविधियों को नस्ते नाबूद करने में हमारी सेना बिल्कुल सक्षम है। बहुत बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए आपका। तो जम्मू कश्मीर के नरवाल इलाके में बम विस्फोट होने की खबर सामने आई है, जिसमें कई लोगों के घायल होने की सूचना मिली है। हालांकि अब तक किसी भी आतंकी संगठन ने इस हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है, लेकिन सुरक्षा बल लगातार ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं, जांच में जुटे हुए हैं कि आखिर किस आतंकी संगठन ने इस हमले को अंजाम दिया है। तो नरवाल के ट्रांसपोर्ट नगर के वार्ड नंबर 7 में 2 ब्लास्ट एक के बाद एक हुए, जिसमें 6 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। घायलों को फिलहाल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं सुरक्षा बल इस आतंकी हमले की साजिश का पता लगाने में जुटे हैं। वहीं आपको सीधे देहरादून लिए चलते हैं, जहां पर भारतीय वन सेवा संघ के वार्षिक अधिवेशन का शुभारंभ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कर रहे हैं। को मैं बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ कि लंबे समय बाद और 3 साल बीच में ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न हुई कि हमारी बहुत सारी इस प्रकार की मीट हो नहीं पाई। कुछ हम लोगों ने वर्चुअल माध्यम से, कुछ अन्य माध्यमों से, संचार के माध्यमों से उनको किया, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से इस प्रकार से लंबे समय बाद होने वाली मीट निश्चित रूप से ये मंथन और ये चिंतन जो आपका
लगातार 2 दिनों तक चलेगा। इससे बहुत सारे विषय निकलेंगे, बहुत सारे जिन विषयों का हम सब लोग समाधान चाहते हैं वो समाधान भी यहाँ से मिलेगा। बहुत सारी जो हमारी समस्याएं हैं उन समस्याओं का निवारण भी मिलेगा। पिछले दिनों गत वर्ष 2022 में जहाँ हमने पूरे राज्य का चिंतन शिविर आयोजित किया था मसूरी में, आप सब में से भी कुछ लोगों ने वहाँ भाग लिया था। तो 3 दिनों तक चलने वाले चिंतन शिविर से काफ़ी सारी चीज़ें वहाँ भी निकली थी। और मैं जब पहले दिन चिंतन शिविर में पहुँचा था तो उस समय मुझे लग नहीं रहा था कि जो है चिंतन शिविर में इतनी सारी चीज़ें इतने सकारात्मक तरीके से, और जब बैठक शुरू हुई और बैठक जब समाप्त हुई, दोनों में मैंने बहुत अंतर देखा। जहाँ पहले दिन मैं देख रहा था कि सबके चेहरों पर थोड़ा सा कोई शंका है, कोई शिकन है, कोई किसी प्रकार का संदेह है, एक सकारात्मक जो परिवर्तन मैंने 3 दिन के बाद देखा, तो मुझे लगता है कि इन बैठकों से निश्चित रूप से कहीं न कहीं हमारा आपस में भी विचारों का आदान प्रदान होता है, और जो हमारे नए अधिकारी हैं और जो वरिष्ठ अधिकारी हैं उनके बीच भी एक आपस में बात करने का, अधिक समय व्यतीत करने का, ये एक बहुत ही अच्छा मैं कहूँगा कि अधिवेशन है। कई बार होता क्या है कि जो हमारे नए अधिकारी जो जिलों में पोस्ट हो जाते हैं वो अपने वरिष्ठ अधिकारियों से मिल भी नहीं पाते। यदा कदा कई अवसरों पर मिलते हैं लेकिन वो बहुत फॉर्मल हो जाता है, जिसके कारण से उन अधिकारियों को अपने ज़िले में कई बार बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। बहुत सारी उनकी जिज्ञासाएं होती हैं कि काम को किस तरह से बढ़ाना है, तो वो उस पर भी संकोच कर जाते हैं। लेकिन इस प्रकार की जो हमारी मीटिंग होती है, जो बैठक होती है, उससे जहाँ एक तो परस्पर हम लोगों के आपस में भी जो है एक बॉन्डिंग बनती है, एक दूसरे को समझने का अवसर मिलता है, और जो हमारे नए अधिकारी हैं उन सबको मार्गदर्शन का भी जो है अवसर इस बैठक में मिलता है। तो बहुत सारे विषयों पर आप सब लोग चर्चा करेंगे, और निश्चित रूप से जहाँ विकास और पर्यावरण हमारे लिए एक दूसरे के पूरक हैं। अभी मैं सुन रहा था हमारे सिंगल जी को कि आपने बहुत, क्योंकि मैं भी विभिन्न अवसरों पर इन बातों को फिर से कह रहा हूँ कि दोनों विषयों के बीच में विकास भी है और पर्यावरण भी है, इकोलॉजी और इकोनॉमी, दोनों के बीच में कैसे समन्वय स्थापित हो। एक हमारे वन विभाग की बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी हो जाती है, और वन विभाग इसमें प्रमुख भूमिका भी निभा सकता है। साथ ही जो विकास कार्य हैं उनसे जो पर्यावरण की क्षति है उसके निवारण के लिए भी ठोस योजना बनाई जानी चाहिए, क्योंकि हम ऐसे राज्य में रहते हैं जहां प्रत्येक वर्ष हम लोगों को बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। उसमें से जो हमारी प्रमुख समस्या है वो हमारी आपदा है। हर साल डिजास्टर आता है, हर साल हमको जो है कहीं ना कहीं कोई ना कोई स्थान जरूर होता है। आप अगर पिछले सालों को उठाकर देख लेंगे तो पिछले साल में ही जो है 2021 में जहां चमोली ज़िले में, नैनीताल में, चंपावत में, अल्मोड़ा में, पिथौरागढ़ के सुरूरवती, धारचूला जैसे क्षेत्रों में बड़ी आपदा का सामना करना पड़ा था। अतिवृष्टि हुई थी, बहुत ज़्यादा बारिश आई थी। वहीं अगर हम 2022 की बात करें तो 2022 में अत्यधिक बरसात होने के कारण से टिहरी, पौड़ी और देहरादून में बहुत बड़ी आपदा का हम लोगों ने सामना किया। और अभी हम वर्तमान में जोशीमठ की आपदा का सामना कर रहे हैं। और पिछले साल हमने धारचूला के भी बहुत सारी जगह पर नदी में अधिक पानी आने से, बादल फटने से, वहाँ पर एक एलधारा नामक स्थान है, उस स्थान पर अत्यधिक भूस्खलन होने के कारण से इन समस्याओं का सामना करना पड़ा था। पिछले दिनों हमने केदारनाथ त्रासदी हो, चाहे तपोवन की रैणी की आपदा हो, या आराकोट की आपदा हो, या हमारा बरणावत पर्वत की आपदा हो, अनेकों आपदाएं, या पहले उसके पहले जाएंगे तो मालपा की आपदा है। अनेक आपदाओं का हमें सामना करना पड़ा है।
इसलिए विकास का मॉडल क्या हो, इसमें भी हमारी सबकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। हम सब लोग इसमें कैसे विकास और पर्यावरण संरक्षण दोनों के बीच संतुलन स्थापित कर सकते हैं, और जो इकोलॉजी और इकोनॉमी है उन दोनों में कैसे हम एक संतुलन साध सकते हैं, क्योंकि विकास भी आवश्यक है। हमें विकास भी चाहिए, लेकिन विकास की रफ्तार कितनी हो, यह भी वन विभाग और आप जैसे सभी अधिकारी जो हमारे यहाँ पर हैं उन सब का बहुत बड़ा रोल इसमें होने वाला है। और इसके साथ साथ हम लोग इस चिंतन शिविर में यह भी, जो हमारा ये 2 दिन का शिविर चलने वाला है, इस शिविर में हम सब लोग इस पर भी चिंतन करें कि हम नया क्या कर सकते हैं। जो माननीय प्रधानमंत्री जी हमेशा कहते हैं कि नवाचार, विभागों में हम नया क्या कर सकते हैं, किस प्रकार से कार्य संस्कृति को बदल सकते हैं। एक कार्य संस्कृति आज पूरे देश के अंदर पैदा हुई है। मैं देख रहा था कि तो आपने जब हमारे कपिल जी इसको बोल रहे थे, तो एक तो उत्तराखंड एक्ट 25 और 2047, ये दोनों ही हमारे लिए बड़े महत्वपूर्ण हैं। जहां उत्तराखंड में हम सब लोग काम करते हैं, तो उत्तराखंड में 2025 के लिए हम वन विभाग की तरफ से कौन से कार्यक्रम देने वाले हैं, हम क्या काम करने वाले हैं। और बैठकों में हम लोग आते हैं, जाते हैं, प्रेजेंटेशन देते हैं, सभी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छे होते हैं। पीपीपी बोलते हैं ना उसको, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, तो वो बहुत अच्छे होते हैं, कोई खराब नहीं होता है नीना जी, सारे के सारे अच्छे होते हैं। लेकिन अब उससे आगे जाना है कि काम कैसे होगा। आज हम कहाँ खड़े हैं, हमारा गोल क्या होना चाहिए, हमारा लक्ष्य क्या है, हम क्या अच्छा दे सकते हैं। क्यों बिजूलाल जी, आप वहां से हंस रहे हैं? तो यह होना चाहिए कि भाई सीधा सीधा मैं मानता हूं कि जैसे ठीक है, आप सब लोग अभी जैसे सुबोध जी यहाँ बोल रहे थे, हमारे मंत्री जी, कि 3 जो प्रमुख सेवाएं हैं उसमें से एक प्रमुख सेवा हमारी वन सेवा भी है। तो ये मानिए कि मैं कल हमारे सिंघल साहब कल मिले थे मुझे जी, तो मैंने ये बात इनसे तब भी कही थी। देखिए, आप सब लोगों पर भगवान की बड़ी कृपा है, तभी तो आप इस सेवा में आए हैं। आपकी सेवा में कितने हजार लोग होंगे, सब मिलाया जाए पूरे देश में? तो 2700। जो सुना जी, कितने होंगे? 2700। और देश की आबादी कितनी है? 1.4 बिलियन, 140 करोड़ ना जी। तो आप अंदाजा लगाइए कि भाई वो 2700 में 2700 इंटू 2700 को जो है वो कर दीजिए, क्या नाम हुआ, 1 करोड़ 140 करोड़ से डिवाइड कर दीजिए, कितने बिंदु लगाने पड़ेंगे? तो आप सोचिए कि ये भगवान ने जो है, ये जो आपको ये सेवा दी है, ये किसी आश्चर्य से कम नहीं है। आश्चर्य है कि आपको इस सेवा में आने का अवसर मिला है, आपको अच्छी सैलरी मिलती है, अच्छी सुविधा मिलती, सभी को घर भी मिला होगा। मेरे ख्याल से जब तक सेवा में रहेंगे सभी को, आप लोग जितने इस सभागार में, सबके पास गाड़ी भी होगा। क्यों कल्याणी, है ना? तो सभी के पास गाड़ी भी रहेगा ना कपिल जी? और कई बार मैं देखता हूँ, वैसे आप लोगों के यहाँ से ज़्यादा नहीं, मैंने अन्य जगह पर कुछ लोगों को ये बात बोली है, कई बार हम लोग सैकड़ों जोड़ी कपड़े रख लेते हैं अपने पास। छोटी बात है, किसी को शौक भी होता है कपड़े पहनने का, अपना अपना शौक है, कोई अच्छे कपड़े पहनना चाहता है पहनता है, खूब कपड़े भी रख लेते हैं, 100 जोड़ी 200 जोड़ी। लेकिन क्या उन सभी कपड़ों का नंबर आ पाता है क्या साल भर में? आपके पास भी राव साहब होंगे तो आपके सारे कोट कभी काम नहीं आते होंगे, मेरे भी नहीं आते।
उसके बावजूद भी कई बार हम लोग खो जाते हैं दूसरी दुनिया में जाकर।